नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। तमिलनाडु सरकार 1771 नॉन एसी बसेस की करेगी खरीद। एनएफबी के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने मीडिया से किया है जॉब अलर्ट साझा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट को नेत्रहीन श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न हो। What is it like to live with a math learning disability? सुनेंगे एक अनूठी पहल #abusing the disability के बारे में अधिक जानकारी। लॉ सीखों ने की है विकलांग व्यक्तियों के लिए 500 छात्रवृत्ति की घोषणा। एक्सेसिबल सिनेमा के लिए सरकार ने फिल्म निर्माताओं से ऑडियो विवरण को अपने प्रोडक्शन का हिस्सा बनाने को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने विकलांग छात्रों के लिए लैपटॉप पर सरकार से मांगा जवाब। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बनाए गए विकलांगता प्रमाण पत्र। युवाओं में बढ़ रहा है डिप्रेशन, नींद न आने से है परेशान। बिहार के पूर्णिया जिले में 10 दिनों तक चलेगा कुष्ठ रोगी की खोज का अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग चिकित्सा शिविर लगाया। सरकार आपकी इस कार्यक्रम के द्वारा गरीबों को मिल रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दिया गया प्रशिक्षण। मथुरा में 15 अक्टूबर तक करा ले आधार सत्यापन, वरना हो सकती है ब्लॉक पेंशन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC. To be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world.
GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, वेलकम अगेन टू द शो। आज की हमारी पहली खबर है चेन्नई से। यहाँ पर सड़क परिवहन संस्थान ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए 402 बसेस सहित 1771 BS6 गैर एसी बसों की खरीद करने के लिए एक निविदा जारी की है। नई बसेस जर्मनी की KfW की पूंजी के सहायता के तहत खरीदी जा रही है। फ्रेंड्स, अब ये सब एक आधुनिकीकरण योजना के हिस्से के रूप में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की ओर से किया जा रहा है। TNSTC विल्लुपुरम, सेलम, कोयम्बटूर, कुंभकोणम, मदुरई और तिरुनेलवेली सहित 7 राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए 1771 डिजिटल बसेस की खरीद की जाएगी। IRT ने पहले ही MTC, TNSTC, मदुरई और कोयम्बटूर के लिए 442 लो फ्लोर बसेस की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी है। आरक्षण में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने बढ़ती आबादी से निपटने के लिए प्रमुख शहरों में विस्तार की सोची है। प्राथमिकता देकर बसेस की परिवहन की डिलीवरी को मजबूत बनाने की योजना बनाई गई है। राज्य में यात्रा की मांग इस संदर्भ में तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2019 में ही KfW और जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के साथ एक परियोजना विशिष्ट ऋण और अनुदान वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खरीदे जाने वाली 1771 बसेस में 1107 बसेस 11 मीटर लंबी होंगी, जिनकी ऊंचाई 900 मिलीमीटर होगी, जबकि 484 बसेस 11 मीटर लंबी होंगी, जिनकी ऊंचाई 1150 मिलीमीटर होगी। बाकी 180 बसें 12 मीटर लंबी होंगी। दोस्तों, फिलहाल 7 राज्य परिवहन उपक्रम 21,000 डीजल बसेस के सामूहिक बेड़े का संचालन कर रहे हैं और पूरे तमिलनाडु में प्रतिदिन 1.65 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए खबर NFB के जॉब अलर्ट की। NFB के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने मीडिया से एक जॉब अलर्ट साझा किया है, जिसमें वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 422 चिकित्सक विशेषज्ञों की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 4 रिक्तियां आरक्षित की हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mppsc.mp.gov.in। याद रहे, mppsc.mp.gov.in। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर विस्तार से, जो आ रही है केरल हाईकोर्ट से। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जहां विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत नेत्रहीन या श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, वहां पर लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट आमतौर पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि केवल ऐसे समय जहां पर पद के लिए मूल रूप से पात्र कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, बस तभी लोकोमोटर विकलांगता वाले लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन ने कहा है कि RPWD अधिनियम की धारा 34 के अनुसार भले ही जिसके दायरे में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मौजूद हो, लेकिन ये केवल नेत्रहीन या श्रवण बाधित उम्मीदवार को ही दिया जा सकता है और किसी को नहीं। और ये केवल तब हो सकता है जब ऐसा कोई उम्मीदवार या तो नेत्रहीन या श्रवण बाधित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता, तब इसके परिणाम स्वरूप नई अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना के बाद अगर फिर से नेत्रहीन या श्रवण बाधित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, दरअसल केरल हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्णय लिया गया है।
तथ्यों के अनुसार वर्तमान रीट याचिकाओं में प्रतिवादी सफीना ए ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त केरल के समक्ष आरोप लगाया है कि अबू बकर ई के RPWD अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में सुन्निया अरबी कॉलेज के प्रबंधक द्वारा सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। सफीना द्वारा ये तर्क दिया गया है कि कॉलेज के प्रबंधक केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना के माध्यम से पद को नहीं भर सकते, क्योंकि इसे RPWD अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अधिनियम को लागू करने और कुछ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोस्टर पदों को तय करने का आदेश देती है। आइए जानते हैं सफीना के केस में कोर्ट ने क्या निष्कर्ष दिया। ये देखने पर कि सफीना लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है और न कि दृष्टिबाधित है और न ही उसे सुनने की दुर्बलता है, कोर्ट का विचार था कि कमिश्नर का आदेश केवल इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा ये नोट किया गया कि आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि नेत्रहीन या कम दृष्टि वर्ग से संबंधित व्यक्ति द्वारा कॉलेज में नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया गया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तहत नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा ही मान्य किया जाए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि इस सवाल पर कि क्या RPWD अधिनियम के तहत व्यक्तियों के लिए रिक्ति आरक्षित की जानी चाहिए, इस पर आयुक्त द्वारा विवादित आदेश जारी करने से पहले विचार किया जाना चाहिए था। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि सफीना द्वारा उठाया गया दावा अनैतिक है, क्योंकि वो पहले से ही सरकारी स्कूल में हाई स्कूल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है, जबकि अबू बकर बेरोजगार है। न्यायालय का विचार था कि इसी तरह की नैतिक बाधाएं प्रासंगिक नहीं है। इस आलोक में न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और प्राधिकरण को सफीना की शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं खबर मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित देवरूपा रक्षिता के एक आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल छपा है मशहूर मीडिया प्लेटफॉर्म द स्वेडल पर। आपको बता दें कि देवरूपा रक्षित एक विकलांग लॉयर है और द स्वेडल की एडिटर भी। इट्स लाइक टू लिव विद, ये शीर्षक है उन लोगों की कहानियों का जिनको हर दिन थोड़ा अलग स्ट्रगल करना पड़ता है। लेखिका देवरूपा रक्षित कहती हैं कि बड़े होकर मुझे मूल घटाव और जोड़ में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कठिनाई हुई। मैं अभी भी इससे गुजर रही हूँ। यहाँ तक कि 29 साल की उम्र में मुझे डिसकैल्कुलिया है। इससे मेरे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देवरूपा आगे बताती है कि मुझे सबसे बुनियादी अंक गणित के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मुझे 33 में से 12 घटाने के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। जब मैं स्कूल में थी, स्वाभाविक रूप से मैंने गणित के साथ बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन किसी तरह 11वीं कक्षा तक पहुंचने में मैं सफल रही। मुझे याद है कि परीक्षा के दौरान गणना से बचने के लिए मैं गणित की समस्याओं को याद कर लेती थी। हालांकि जब मैंने 10वीं की बोर्ड के बाद विज्ञान और गणित का विकल्प चुना तो चीजें वास्तव में खराब हो गई। मैं वास्तव में गणित और भौतिकी के अलावा हर विषय में अच्छा कर रही थी, लेकिन गणित और भौतिकी में मेरा स्कोर सिंगल डिजिट था। इसे ठीक करने के लिए मैंने जल्द ही 6-7 ट्यूशंस लगा लिए, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मेरी भारी गिरावट वाले ग्रेड्स ने मेरे माता पिता को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मदद लेने के लिए प्रेरित किया। मुझे परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा, जिसमें के सरल अंक गणित, मानसिक गणित, अबैकस पर गिनती और वित्त की गणना शामिल थी। इसके अंत में हमें बताया गया कि मुझे डिसकैल्कुलिया है। मैं उस समय 16 साल की थी। मेरे निदान ने मेरे संघर्षों को उजागर कर दिया, लेकिन इससे मुझे कोई खास मदद नहीं मिली। मुझे सीखने के विकार के साथ स्कूल में नेविगेट करने में मदद चाहिए थी। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मुझे ये पता लगाना था कि किसी भी तरह मैं अपनी 12वीं की बोर्ड को कैसे पास कर सकती हूँ। स्कूल के बाद मैंने कानूनी करियर की ओर रुख किया, जिससे मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। शुक्र है अब बहुत गणित नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसकैल्कुलिया अब कम हो गया है और जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। शुरुआत के लिए मुझे तारीखों पर नजर रखना बेहद चुनौतीपूर्ण लगता था। साथ ही एक रोजगार वकील के रूप में मुझे इस विभाग में विच्छेद, पैकेज, ग्रेजुएटी आदि की गणना करने में
बहुत मुश्किल होती थी। शुक्र है एक्सेल शीट्स इसका ध्यान रखती है। दोस्तों, देवरूपा रक्षित आगे बताती है कि कैसा होता है डिस्कैल्कुलिया के साथ रहना। काम के बाहर भी डिस्कैल्कुलिया समय समय पर चीजों को कठिन बना देता है। देवरूपा बताती है कि मुझे मौके पर ही वित्तीय निर्णय लेने में वास्तव में मुश्किल होती है। नकद भुगतान करते समय मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुकानदारों से कितना पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। अब मैंने डिस्कैल्कुलिया को अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब भी मुझे अपने जीवन में सभी के लिए इसके बारे में पूरी तरह से खुला होना संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर सामान्य आबादी के बीच डिस्कैल्कुलिया की बहुत ही खराब समझ है। ये एक विकलांगता होने के बारे में बहुत ही कम जागरूकता है। मेरे आसपास के लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग गणितीय और भौतिकी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसे एक विकलांगता के रूप में नहीं देखते, जो मेरे जीवन के सबसे बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। अक्सर लोगों को अपनी अक्षमता का उल्लेख करने के बाद मैंने पाया है कि ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है जहां वे कहते हैं, अरे हाँ, मुझे भी गणित से नफरत है, मैं भी गणित के साथ संघर्ष करता था। बहुत से लोगों को ये ही नहीं समझ में आता कि गणित मेरे लिए रोजाना की चुनौती है और ये विषय के प्रति घृणा पर आधारित नहीं है। ये सचमुच एक विकलांगता है। मैंने देखा है कि लोग आसानी से मान लेते हैं कि हम में से कुछ को गणित में परेशानी होती है, लेकिन पर्याप्त अभ्यास करने से ये दूर किया जा सकता है, जबकि मेरी विकलांगता ऐसी नहीं है। मेरे जैसे लोग नर्क से गुजरते हैं और बिना अधिक सफलता के प्रयास करते रहते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, गणित में अच्छा नहीं कर पाते। एक बात ये भी है कि मैं अपनी बॉस को अपनी विकलांगता प्रकट करने से डरती हूँ। बेशक सीखने की अक्षमता के बारे में एक कलंक है और मैं सक्षम वकील होने के बावजूद अपने डिस्कैल्कुलिया को सबके ऊपर जाहिर नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, अब बारी है इंस्टाग्राम सेंसेशन और विकलांग मॉडल श्री चैतन्य मुकुंद की इंस्टा पर फ्लोट हो रही पोस्ट की। श्री चैतन्य मुकुंद ने हाल ही में इंस्टा पर एक पोस्ट साझा की है। पोस्ट में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म चर्चागिरी के बारे में बताया है और कहा है कि अब चर्चागिरी जुड़ने जा रहा है इनेबल इंडिया से। आइए सुनते हैं चैतन्य मुकुंद ने अपनी पोस्ट में एग्जैक्टली क्या कहा है। भारत में दुर्व्यवहार माने के अब्यूज के बारे में बात करना आज भी वर्जित है। पीड़ितों में सार्वजनिक शर्म के डर के कारण अब्यूज के अधिकांश मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। ये सामाजिक कलंक एक बार के लिए नए स्तर पर पहुंच जाता है जब ये दुर्व्यवहार किसी विकलांग व्यक्ति के साथ होता है। इसीलिए विकलांगता के दुरुपयोग के आसपास इस सामाजिक कलंक को कम करना और इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास में हम #abusingthedisability शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत विकलांगता से जुड़े इस कलंक के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत में इस अति संवेदनशील मुद्दे का कड़वा सच सबके सामने लाया जाएगा। इतना ही नहीं, कई गतिशील और निडर PWD अपने चारों ओर की वर्जनाओं को तोड़ते हुए गहन वीडियो के माध्यम से अपमान, प्रायश्चित और भेदभाव की अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। इस महत्वपूर्ण कारण को अत्यंत एकजुटता और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारी पहल चर्चागिरी @enable.care के साथ सहयोग करने जा रही है, जो भारत का पहला विकलांगता समावेशन मंच है। दोस्तों, अब खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से। गुरुग्राम स्थित कानूनी एडटेक कंपनी लॉ सीखो ने 500 विकलांग व्यक्तियों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC द्वारा सह प्रमाणित किया जाएगा। कानून स्नातक और कानून के छात्र ये तय करने के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देंगे कि कौन छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। लॉ सीखो के परीक्षा तैयारी पाठ्यक्रम में मौजूद है निजी क्षेत्र में नौकरियों पर केंद्रित अपस्किलिंग पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर केंद्रित रिमोट फ्रीलांस कार्यक्रम। प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी विकलांगता कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 500 सीटों में से 300 कानून स्नातकों और कानून के छात्रों के लिए आरक्षित है, जबकि 200
गैर कानूनी उम्मीदवारों के लिए खुली होंगी, जो रिमोट फ्रीलांस काम में रुचि रखते हैं। प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जाएगी, लेकिन उम्मीदवार बाद में भी ऑनलाइन ऑन डिमांड प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दिसंबर 2022 से पहले सभी 500 स्कॉलरशिप्स को रोल आउट करने का लक्ष्य है। इसके लिए एक छोटे पैमाने की पायलट परियोजना का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और अब तक 100 से अधिक उम्मीदवारों ने इसका लाभ उठाया है। ये विस्तार मौजूदा कार्यक्रम की सीख से लाभान्वित होगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बारी है एक्सेसिबल सिनेमा पर आ रही इस खबर की। विकलांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा को सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है, जहां पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा घरों में ऑडियो विवरण और कैप्शन का उपयोग करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो CBFC को एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्णय की प्रति 12 अक्टूबर को PVR जैसे एक्टिविस्ट और मल्टीप्लेक्स चेन कंपनियों सहित विकलांगता क्षेत्र के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई है। ऑडियो विवरण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सहित सभी के लिए सिनेमा की पहुंच बढ़ सकती है। ये चिंता का विषय है कि दृष्टि और सुनने में समझने में चुनौतियों के कारण विकलांग व्यक्ति मीडिया और मनोरंजन की गतिविधियों का आनंद लेने में असमर्थ हो जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में कहा गया है कि सरकार मनोरंजन गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समावेशी सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरण विकसित करने के लिए उपाय करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ऑडियो विवरण और क्लोज्ड कैप्शन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा को अधिक सुलभ बनाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऑडियो विवरण आपको फिल्म के हर एक दृश्य का श्रवण योग्य वर्णन देता है। संवाद में अंतराल के दौरान ये दृश्य के तत्वों को, जैसे दृश्यों, सेटिंग और क्रियाओं और वेशभूषाओं का वर्णन करता है। इस प्रकार एक ऑडियो विवरण एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए फिल्म देखने के अनुभव को बढ़ा देता है। अतः ऑडियो विवरण को फिल्म के निर्माण और वितरण प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए अपने संबंधित सदस्यों को प्रेरित और राजी करने का जिम्मा अब सरकार ने फिल्म निर्माताओं को दे दिया है। इस तरह के उपाय हर एक सिनेमा को अधिक समावेशी बना सकेंगे। थिएटर्स जैसे सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों के साथ हो रहे भेदभाव को कम करेंगे। फ्रेंड्स, मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें सरकार को सरकारी विशेष स्कूलों के श्रवण और दृष्टिबाधित छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने का आदेश देने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार की पहली पीठ ने नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के लिए वापसी और सरकार को सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता चेन्नई के एक वकील एम करपगम ने कहा है कि सरकार ने 2011 से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप वितरित करने की योजना बनाई है। 2016-17 तक भी 6 चरणों में 38,53,570 लैपटॉप्स खरीदे गए और आपूर्ति की गई। अगले 3 चरणों के लिए 15,66,000 लैपटॉप की खरीद को अंतिम रूप दिया गया। मार्च 2019 में इसकी आपूर्ति की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के प्रेम धाम आश्रम में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाए गए। मुरादाबाद से आए मानसिक मंदता चिकित्सक एवं टीम ने परीक्षण करके 121 पात्र दिव्यांगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रेमधाम आश्रम में आयोजित शिविर में प्रेमधाम आश्रम व आर्य सुगंध संस्थान के दिव्यांग बच्चे व अन्य पात्र बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए। जयप्रकाश प्रजापति कृत्रिम अंग कार्यशाला जेपी विकलांग शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हल्दौर की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज सेन
वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र जिला अस्पताल डॉक्टर राजेश डाबरे, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, साथ ही डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन जिला अस्पताल आदि की टीम मौजूद थी। मौके पर उपस्थित चाइल्ड लाइन टीम व संवाद की टीम के सभी सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों, आजकल युवाओं में तनाव, अवसाद, उदासी जैसी परेशानी बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं उनका आत्मबल, मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। बीते एक साल में डिप्रेशन के मरीजों में 33% लोग युवा रहे हैं। मानसिक बीमारी के प्रति लोगों को सचेत करने, बेहतर इलाज करने और जानकारी देने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अस्पतालों की ओपीडी में देखा जा सकता है कि 20, 25 और 29 से 30 साल के युवा बेरोजगारी, रिलेशनशिप, परिवार के साथ एडजस्ट न कर पाना जैसी समस्याओं के साथ आते हैं। आजकल युवा पढ़ाई के बाद तुरंत जॉब न लगने से भी बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर उन्हें सही समय पर काउंसलिंग या इलाज दिया जाए तो उनके लिए नई राहें खुल सकती है। युवाओं को नहीं पता होता कि जीवन में बी और सी ऑप्शंस भी होते हैं। कुछ एक केसेस में बच्चों को आगे पढ़ाई या प्रोफेशनल कोर्स करने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे युवाओं को बताया जाता है कि रियलिटी में रहे और किसी से खुद को कंपेयर न करे। आइए सुनते हैं युवाओं में मानसिक परेशानी के क्या लक्षण हो सकते हैं। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, खुद उलझन में और थका हारा महसूस करता है। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, किसी भी कार्य को करने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे रोगी परिवार तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों से खुद को दूर और अकेले रखना पसंद करते हैं। आइए अब सुनते हैं डिप्रेशन से बचने के उपाय। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। अवसाद के रोगी को पूरी नींद लेनी चाहिए। पानी के अलावा ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। शरीर के लिए जरूरी सभी विटामिन और खनिज वाले पदार्थ लेने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं मौसमी फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। दोस्तों, अब खबर बिहार के पूर्णिया जिले से। यहाँ पर 10 दिनों के लिए एक कुष्ठ रोगी खोजी अभियान की शुरुआत शनिवार से की गई है। ये अभियान 8 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पहले ही विभाग की ओर से आशा समेत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोगियों की पहचान से लेकर उनके लक्षणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिक से अधिक कुष्ठ रोगियों की पहचान हो सके, उन्हें समुचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके लिए प्रचार प्रसार में बैनर पोस्टर्स के साथ साथ जागरूकता में पैम्पलेट का वितरण भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस एवं अस्पताल में बैनर्स टांग दिए गए हैं। साथ ही जागरूकता फैलाने वाली जानकारी भी जगह जगह लोगों को पैम्पलेट के रूप में दी जा रही है। कुष्ठ रोगों से ग्रसित किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को उनके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनका पूर्ण इलाज हो सके। अगर लोगों को समाज में कोई भी ऐसा कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति दिखता है जिनका इलाज एमटीडी के माध्यम से हो चुका है, तो उनके साथ घूमने, बैठने, खाने इत्यादि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप जान ले कि कुष्ठ रोग का संपूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ रोग एक कीटाणु की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस बैक्टीरिया द्वारा रोगी की त्वचा पर स्पर्श करते हुए उसे संक्रमण का शिकार बना लिया जाता है। कुष्ठ की पहचान बिल्कुल आसानी से हो सकती है। चमड़े पर किसी तरह का दाग या धब्बा जिसमें दर्द या खुजली न हो और ये निशान जन्म से न हो, तो ये कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। कुष्ठ बीमारी का पूर्ण इलाज संभव है। समय से ये इलाज कराने से रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके इलाज के लिए MDT यानी कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी का उपयोग किया जाता है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी का पूरा खुराक नियमानुसार सेवन करने के बाद कोई भी कुष्ठ रोगी सामान्य इंसान जैसा हो सकता है। उपचार नहीं करने से
संक्रमित व्यक्ति अनेक लोगों में इसका संक्रमण फैला सकता है और इसीलिए कुष्ठ के लक्षण दिखाई देने पर लोगों को तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र भूमि पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांगता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ SCMO डॉक्टर SP सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी कविता चौहान ने संयुक्त रूप से किया। खंड विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। साथ ही छात्रों को कार्ड्स मुहैया कराए गए। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं की चिकित्सीय परीक्षण करते हुए लगभग 30 छात्र छात्राओं को मौके पर ही UDID कार्ड मुहैया कराए गए, जबकि 44 छात्रों को नए UDID कार्ड्स के लिए पंजीकृत किया गया, जबकि 10 छात्र छात्राओं को UDID कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। इस मौके पर दिव्यांग छात्र छात्राओं का परीक्षण करने वाले चिकित्सकों के पैनल में मुख्य रूप से डॉक्टर KC तिवारी, MT अशोक नायक और अन्य टीम शामिल थी। दोस्तों, खबर झारखंड के रामगढ़ से। झारखंड राज्य सरकार की पहल पर आयोजित हो रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम का ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रशासन उनके द्वार पर आकर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। ये बातें विधायक ममता देवी ने बुधवार को गोला के बंदा पंचायत के मुरपा में आयोजित कार्यक्रम में कही हैं। उन्होंने कहा है कि CM हेमंत सोरेन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की सोच के अनुरूप काम कर रही है। इस शिविर के माध्यम से हजारों गरीबों और विकलांगों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में रोजगार सृजन के कई योजनाओं को जोड़ा गया है। इसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास सहित कुछ अन्य योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को दिया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम स्थल पर हर विभाग की ओर से स्टॉल्स लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। इस दौरान वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, PM आवास के लाभुकों को आवेदन जमा कर ऑनलाइन मार्गदर्शन किया गया है। कार्यक्रम में वन विभाग, बिजली विभाग, श्रम नियोजन विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल्स लगाए गए थे। विधायक ने यहाँ लगाए गए सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। यहाँ पर जिला फाइलेरिया कार्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 रोगियों को किट्स भी दिए गए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर गुलाब वर्मा ने बताया कि फाइलेरिया दुनिया की दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है। इससे किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाता है। आमतौर पर इस बीमारी को हाथी पांव नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में इस बीमारी को पहचानना आसान बात नहीं होती। इसके कीटाणु शरीर में प्रवेश करने के कई साल बाद अपना असर दिखाते हैं। इससे व्यक्ति हाथी पांव और हाइड्रोसिल से पीड़ित हो जाता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। जिला मलेरिया व फाइलेरिया अधिकारी संजय द्विवेदी ने इस बारे में कहा कि इसके उन्मूलन के लिए शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा। इसे ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर करीम कुमार ने मरीजों को प्रशिक्षित किया। इस दौरान 22 लोगों को CMO ने फाइलेरिया किट में टब, बाल्टी, मग, छोटा तौलिया, साबुन और फंगल क्रीम भी बांटी है। दोस्तों, अब खबर सुन रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश के मथुरा से। यहाँ पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन, दिव्यांगजन या विकलांगता पेंशन, इनके लाभार्थियों को 100% आधार प्रमाणीकरण एवं सत्यापन कराया जाना है। परंतु अभी भी काफी संख्या में पेंशनरों के लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण सत्यापन से शेष रह गए हैं। जिनका आधार प्रमाणीकरण सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है,
ऐसे लाभार्थी जिनका आधार प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं हो पाया है, ऐसे लाभार्थियों को खाते में धनराशि का प्रेषण किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह ने सभी पेंशनरों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया है कि 12 से 15 अक्टूबर तक सभी तहसीलों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी लाभार्थी जिन्होंने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, वो सभी तहसील स्तर पर आयोजित कैंपों में आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन करवा ले। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक एवं मोबाइल लेकर अपना आधार प्रमाणीकरण सत्यापन करना होगा। जिनका सत्यापन 15 अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा, उनकी पेंशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। तमिलनाडु सरकार 1771 नॉन एसी बसेस की करेगी खरीद। एनएफबी के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने मीडिया से किया है जॉब अलर्ट साझा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट को नेत्रहीन श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न हो। What is it like to live with a math learning disability? सुनेंगे एक अनूठी पहल #abusing the disability के बारे में अधिक जानकारी। लॉ सीखों ने की है विकलांग व्यक्तियों के लिए 500 छात्रवृत्ति की घोषणा। एक्सेसिबल सिनेमा के लिए सरकार ने फिल्म निर्माताओं से ऑडियो विवरण को अपने प्रोडक्शन का हिस्सा बनाने को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने विकलांग छात्रों के लिए लैपटॉप पर सरकार से मांगा जवाब। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बनाए गए विकलांगता प्रमाण पत्र। युवाओं में बढ़ रहा है डिप्रेशन, नींद न आने से है परेशान। बिहार के पूर्णिया जिले में 10 दिनों तक चलेगा कुष्ठ रोगी की खोज का अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग चिकित्सा शिविर लगाया। सरकार आपकी, इस कार्यक्रम के द्वारा गरीबों को मिल रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दिया गया प्रशिक्षण। मथुरा में 15 अक्टूबर तक करा ले आधार सत्यापन, वरना हो सकती है ब्लॉक पेंशन।